Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it, he who doesn't pays it by एल्बर्ट आइंस्टाइन। यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन हमें अमीर बनने का इतना बड़ा सीक्रेट बता रहे हैं। वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंसान कंपाउंडिंग की पावर को समझ जाता है उसको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और जो इसे नहीं समझता वो इंसान ना तो बहुत ज़्यादा अमीर बन सकता है और तो और हो सकता है कि वो अपनी वेल्थ दिनों दिन कम कर रहा हो। पहले तो कंपाउंडिंग का मतलब बहुत ईजी शब्दों में समझते हैं। कंपाउंडिंग का बेसिकली यहाँ पर यही मतलब है कि पैसों से पैसा कमाना, या कहा जाए तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाना। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। दो लोग हैं, चिंटू और पिंटू। दोनों साथ में जॉब करते हैं, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है, जो मान लेते 18,000 पर मंथ है। पर चिंटू हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क पे भी बिलीव करता था और उसको कंपाउंडिंग का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था। उसने पैसे उड़ाने की जगह या सिर्फ सेव करने की जगह उन पैसों को इन्वेस्ट किया और उससे 15% का सालाना इंटरेस्ट कमाया। और 15% का इंटरेस्ट कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अपन जानते हैं कि चिंटू ने ऐसा कैसे किया। चिंटू ने अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जिससे उसको 15% की ईयरली रिटर्न मिले। तो उसने इन्वेस्ट किया था इंडेक्स फंड में। हाँ, इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड मतलब जैसे निफ्टी, सेंसेक्स। जिन्हें पता नहीं है उन्हें बता दूं, निफ्टी और सेंसेक्स बेसिकली इंडिया की टॉप कंपनी से बना होता है। जैसे निफ्टी 50 में इंडिया की बड़ी 50 कंपनीज रहती है। और चिंटू के पास इनफ टाइम भी नहीं था कि वो खुद से स्टॉक या शेयर ढूंढ पाए, और इतना नॉलेज भी नहीं था, इसलिए उसने इंडेक्स फंड को चुना। हो सकता है कि उसके पास नॉलेज होती, समय होता, तो खुद से कंपनीज फाइंड आउट करता और फिर उस पर इन्वेस्ट करता, तो उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा होता। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो सेंसेक्स ने नॉर्मली 15 से 18% का रिटर्न दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चिंटू की सैलरी थी 18,000 और उसमें से वो सिर्फ 20,000 सेव करता था और उसको इन्वेस्ट कर देता था इंडेक्स फंड में। अब बात आती है पिंटू की। पिंटू उस टाइम क्या करता था? पिंटू या तो अपने उन पैसों को उड़ा देता था या तो सिर्फ सेव करता था, बट कभी इन्वेस्ट नहीं किया। फिर भी मान लेते हैं पिंटू ने हर महीने 20,000 सेव किया और बस बैंक में पड़े रहने दिया। कुछ साल तो ऐसा लगेगा जैसे पिंटू के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि वो उस पैसों को उड़ा रहा था, ऐश कर रहा था। तो सबको कुछ साल तो लगा कि पिंटू के पास बहुत पैसा है। पर अब बात करते 20 साल बाद की। 20 साल बाद क्या हुआ? तो अब आएगा स्टोरी में मेन ट्विस्ट। पहले पिंटू का एग्जाम्पल लेते हैं। उसने 20 साल तक 20,000 रुपये हर महीने सेव किए और बैंक में रखे रहने दिए। और बैंक में जो जनरल इंटरेस्ट होता है वो 3-4% का मिल जाता है सेविंग्स अकाउंट पर, और करंट अकाउंट पे तो कुछ मिलता ही नहीं। पर बस एक पॉजिटिव साइड लेते हुए मान लेते हैं कि पिंटू ने बड़े नहीं रहने दिया, उसने एफडी करा दी। और इंडिया में एफडी का रिटर्न है 7%, जो कि बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट ही इतना ज़्यादा है, 4-5% से, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया था। अगर आपने देखा ना हो तो देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हाँ, तो पिंटू ने 20,000 हर महीने सेव किए और ये वो 20 साल तक करते रहा। तो 20 साल तक 20,000 सेव करने पे उसकी जो अमाउंट आती है वो 48 लाख होगी, जिस पर उसे 7% साल का रिटर्न मिला। तो उससे अमाउंट होती है 1,04,79,308। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर मेरे को नहीं लग रहा। मैं बताऊं क्यों? हाँ, तो इसे समझने के लिए हम चिंटू के अमाउंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। चिंटू ने भी 20,000 रुपये महीना सेव किया, 20 साल तक सेव करता रहा। उसकी भी अमाउंट इन्वेस्टिंग की वही आएगी 48 लाख। बट यहाँ पे जो मेन ट्विस्ट है वो ये है कि उसको 15% का रिटर्न आया। कई लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है, बट मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि पिंटू ने 48 लाख लगाया था, उसके 1,04,00,000 समथिंग बने थे, बट चिंटू के हो गए 3,03,00,000। इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो दोनों की सेम ही थी, बट इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1% का इंटरेस्ट रेट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे सकता है। मैं आपको एक और रियल लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ। दो भाई थे, अंकित और नीरज। ये बात है ईयर 2000 की। उस टाइम दोनों अच्छी अच्छी जॉब में लगे हुए थे। दोनों को क्रूज़र बाइक का बहुत शौक था और वो दोनों हम सबकी फेवरेट रॉयल एनफील्ड लेना चाहते थे। तो दोनों ने डिसाइड कर लिया कि वो पैसे सेव करेंगे और जल्द ही रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 सीसी बाय करेंगे। अब एक साल बाद दोनों ने 55,000 रुपये 55,000 सेव कर लिए, क्योंकि उस टाइम क्लासिक 350 का प्राइस 55,000 ही था। दोनों ने बहुत सपने सजाए थे करके बुलेट से घूमेंगे, सब हमें पलट कर देखेंगे, हमारी बात होगी और स्पेशली लड़की लोग हमें भाव देगी। तो बस अंकित ने उन सेव किए पैसे से तुरंत जाकर बाइक खरीद ली। और जैसा उसने सोचा था वैसा हुआ भी। वो बहुत घूमा, उसे पलट कर देखा गया, उसे थोड़ी रिस्पेक्ट मिली, नई बाइक की तारीफ हुई।
एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यहाँ सब सही था और अंकित बहुत खुश भी था। पर वहीं नीरज की बात की जाए तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी जो उसने पैसे सेव किए थे वो उसे बाइक में लगा दे। वो कंजूस नहीं था, पर उसको लगने लगा कि कुछ दिनों बाद वो बाइक भी ओल्ड हो जाएगी और जो अभी मेरे लोग बात करेंगे कुछ दिनों में ध्यान भी नहीं देंगे। और वो चाहता तो कुछ दिनों के लिए अपने भाई से बाइक उधार भी ले सकता था या अपने दोस्तों से बाइक लेके घूम भी सकता था। तो ये सब ख्याल उसके मन में आ रहे थे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अभी बाइक नहीं खरीदेगा। या अगर लेना भी होगा, बाय करना भी होगा बाइक, तो मैं कुछ दिनों बाद उसे खरीद लूँगा, बट अभी नहीं। ये सोचकर उसने बाइक नहीं खरीदी। बट कुछ दिनों बाद वो अपने घर में बैठा हुआ था, सुबह सुबह मस्त चाय पी रहा था और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसने एक न्यूज़ पढ़ी कि कैसे बन रहे हैं लोग करोड़पति स्टॉक मार्केट से। ये सुनकर उसका दिमाग घूम गया। उसने रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी, स्टॉक मार्केट को थोड़ा और समझा, उसके बारे में रिसर्च की, उसमें कितना रिस्क होता है, कितना रिवॉर्ड होता है, उसको पूरा अच्छे तरीके से समझा और एक फैसले पे पहुंचा कि वो भी अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। अब उसने डिसाइड कर तो लिया था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बट उसके दिमाग में जो अभी मेन क्वेश्चन था, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, वो ये था कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। तो सोचते सोचते उसको उसका भाई मिला और उसने बताया अंकित को कि वो अब बाइक नहीं खरीद रहा, वो इस पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। ये सुनकर अंकित इतना हंसा उस पर, वो बोलने लगा कि भाई तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे, ये सब मत कर भाई, मस्त बाइक ले, मज़े है, इस तरीके से। बट नीरज ने डिसाइड कर चुका था कि उसे अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। उसी टाइम उसके मन में आया जिस कंपनी की मैं बाइक खरीदना चाहता हूँ क्यों ना उसी पे इन्वेस्ट करूँ, मतलब रॉयल एनफील्ड पे। फिर उसने रिसर्च किया, रॉयल एनफील्ड को देखने गया कि उस पर ही इन्वेस्ट करूँगा। बट उसे रॉयल एनफील्ड के नाम की कोई कंपनी मिली ही नहीं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। कुछ समय बाद उसे पता चला कि रॉयल एनफील्ड की जो पेरेंट कंपनी है आयशर मोटर्स, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और कंपनी के शेयर्स बाय करना मतलब कंपनी का हिस्सेदार बनना। भले ही छोटे परसेंटेज में, बट हाँ, आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। फाइनली 2001 में नीरज ने 55,000 के आयशर मोटर्स के शेयर बाय कर लिए। उस टाइम आयशर मोटर्स के एक शेयर का प्राइस था 1.90 पैसा। मतलब कि नीरज ने 29,100 शेयर्स बाय किए थे आयशर मोटर्स के 2001 में। उस टाइम तो सब नीरज का बहुत मजाक उड़ाया करते थे कि तू जुआ सट्टा खेल रहा है, तेरा पैसा डूब जाएगा। बट नीरज को अपनी रिसर्च पे पूरा भरोसा था। आज 20 सालों बाद अंकित की बाइक की तो कोई वैल्यू नहीं रह गई और ना ही वो अब स्टार्ट होती है। बट नीरज का क्या हुआ? क्या 20 साल बाद उसके पैसे पूरे डूब गए या कुछ और? मैं बताता हूँ। वो आज एक करोड़पति है। नीरज ने बाय किए थे 29,100 शेयर्स आयशर मोटर्स के, जो कि उसने 55,000 में बाय किए थे। आज 2021 में आयशर मोटर्स के एक शेयर की वैल्यू है 2,638। तो कैलकुलेट करते हैं, आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2638 इंटू 29100, 2,638 रुपये का एक शेयर है और उसके पास है 29,100 शेयर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7,67,00,000 रुपीज़। यदि वो आज अपने सारे शेयर्स बेच के सिर्फ इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड या इवन एफडी में इन्वेस्ट कर दे तो क्या होगा? अभी हम सिर्फ मान लेते हैं कि नीरज ने अपने शेयर्स को बेचकर 7,67,00,000 रुपीज़ म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड, अपन मान लेते हैं जो अपन ने बात किए थे इंडेक्स फंड की, जिसमें ईजिली 14-15% का रिटर्न मिल जाता है, उसमें नीरज इन्वेस्ट कर देता है। अगर 40% से भी कैलकुलेट करें तो ईयरली 1,07,00,000 रुपीज़ होते हैं। हर साल 1,07,00,000 रुपए तो सिर्फ उसे इंटरेस्ट से मिल जाएंगे, मतलब 8,99,000, 8,91,000 रुपए उसको हर महीने मिलेंगे। मतलब वो हर महीने अब 3-4 रॉयल एनफील्ड बाइक खरीद सकता है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड क्लासिक का करंट प्राइस 2 लाख समथिंग है। समझाने का मतलब यही है कि ऐसा नहीं कि आप अपने शौक पूरे ना करो, पर पहले इन्वेस्टिंग करो, एसेट क्रिएट कर लो, उससे जो पैसा आप कमाएंगे उस पर आपकी मर्जी है। आप चाहे तो री इन्वेस्ट करो, अपने शौक पूरे करो, इट्स अप टू यू। बट कहीं ना कहीं किसी न किसी सही और अच्छी जगह इन्वेस्ट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करना। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करना।